फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में करने वाला है क्लास 9th एसएस का चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी तक कर लिया था, तो अब हम लोग करेंगे बैटल ऑफ बक्सर से। ठीक है। द ब्रिटिशर मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर डिफरेंट प्रीटेक्स्ट ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम। अब ब्रिटिशर ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है। ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू डिथ्रोन मीर जाफर एंड मीर कासिम। लेकिन क्या होता है, मीर जाफर जो है बंगाल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा ही पैसा ले रहा था, उनसे क्या कर रहा था, ज़्यादा पैसा ले रहा था। इसलिए ब्रिटिशों ने मीर जाफर को हटाकर नवाब बना दिया। किसको बनाया? मीर कासिम को। ठीक है। उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। लेकिन मीर कासिम जो है वो उससे भी ज़्यादा लालची था, मीर जाफर से भी ज़्यादा लालची था। वो ब्रिटिशर से और भी ज़्यादा पैसा लेता था और हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड दी नवाब। और इसलिए ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को निकाल के वापस से मीर जाफर को बना दिया। सबसे पहले इसमें क्या होता है, मीर जाफर जो था उसको नवाब ऑफ बंगाल बनाते हैं, लेकिन वो क्या करता था, ज़्यादा पैसा लेता था, इसलिए उन्होंने मीर कासिम को बना दिया। वापस से उन्होंने मीर कासिम जो है उससे भी ज़्यादा पैसा लेता था, यानी उससे भी ज़्यादा लालची था, इसलिए उसने मीर कासिम को हटा के वापस से नवाब ऑफ मीर जाफर को बना दिया। तब क्या होता है, मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड नवाब। मीर कासिम टूक रिफ्यूज द नवाब ऑफ अवध। मीर कासिम को हटा दिया तो इसके बाद मीर कासिम जो है वो नवाब ऑफ अवध यानी अवध में जाता है। और उस समय मुगल एम्परर शाह आलम अवध में आए हुए थे। सो ऑल दीज थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड एंड फाइट द कंपनी यूनाइटेडली एंड थस डिक्लेयर्ड अ वॉर। तो जैसे ही वो अवध में जाता है, कौन, मीर कासिम जब अवध में जाता है तो अवध में शाह आलम आए हुए होते हैं, मुगल एम्परर, और उन्होंने ऐसा फैसला किया कि हम सब लोग एक साथ होके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वॉर करेंगे। और ऐसा कह के वॉर डिक्लेयर हो गया। और एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी। और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड आर्मी के साथ लड़ रही थी। कब? 22 अक्टूबर में 1764, इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? पहला ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स और दूसरा यूनाइटेड आर्मी के बीच में। ठीक है। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में, जिसमें क्या होता है, यूनाइटेड आर्मी जो है वो हार जाती है। थर्स द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स। और इससे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब होता है पैसा कलेक्ट कर सकते हैं वो लोग गाँव से। ठीक है। कहाँ कहाँ से? बंगाल में से, बिहार से और उड़ीसा। ये 3 गांव ऐसे थे जहाँ से ब्रिटिशर्स दीवानी राइट्स ले सकते थे, यानी कि उनको राइट था कलेक्ट रेवेन्यू करने का, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। अब आता है एक्सपांसन ऑफ कंपनी रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है और किस तरह से चलता है। तो द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD। अब इंग्लिश गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। कब? 1773 AD में। और अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल। और इसमें क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसने गवर्नर जनरल बनाने का सोचा। एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल, जितने भी ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो सब कंपनी को वेर ब्रॉट अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल, जो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में होगा। और द मुंबई मद्रास गवर्नर जनरल एंड हीज काउंसिल वेर ब्रॉट अंडर हिम। और पहला जो गवर्नर जनरल बना वो था वैरन हेस्टिंग। यहाँ पे आपको उसकी फ़ोटो दी गई है वैरन हेस्टिंग की टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैरन हेस्टिंग की फ़ोटो। ये जो है हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल है। ठीक है, जिनका नाम है वैरन हेस्टिंग। थर्स वैरन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वैरन हेस्टिंग। और उस समय ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड सेकेंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज बैक्ड। और उस समय जब वैरन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल बना था, तब मराठा वॉर और दूसरा जो सेकेंड वॉर हुआ था वो मैसूर वॉर किसके साथ हुआ था? हैदर अली के साथ। ठीक है। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर। तो यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि उनको
फर्स्ट मराठा वॉर और मैसूर वॉर दोनों के साथ युद्ध करना था, ठीक है। तो उनको क्या करना, दोनों तरफ से उनके साथ युद्ध हो रहा था। तो कॉर्नवालिस, अब यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नवालिस टुक ओवर अ गवर्नर जनरल आफ्टर वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस आते हैं। कौन आता है, पहला कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था, दूसरा गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस आता है। और ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी जब गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था तो उस समय पे थर्ड मैसूर वॉर होता है। पहला मैसूर वॉर हुआ था, पहला मराठा वॉर, दूसरा मैसूर वॉर, और तीसरा मैसूर वॉर होता है टीपू सुल्तान के साथ। और टीपू सुल्तान को मेनली टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास, और इसमें क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मराठास के साथ अपना हाथ मिला लेते हैं एंड द निज़ाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान। और जब उन्होंने मराठा के साथ अपना हाथ मिला लिया तब उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया। और टीपू सुल्तान को ट्रीटी साइन करनी पड़ी। क्यों, क्योंकि टीपू सुल्तान हार गए थे, इसलिए उनको ट्रीटी साइन करनी पड़ी। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन सॉर, कॉर्नवालिस के बाद तीसरे जो गवर्नर जनरल है वो है हमारे सर जॉन सॉर, बिकम दी गवर्नर जनरल। ड्यू टू सम रिगिड पॉलिसीज, कुछ रिगिड पॉलिसीज यानी कुछ मजबूत पॉलिसीज से अडॉप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनी फेम डिक्लाइन द मराठा बिकम स्ट्रॉन्गर। अब सर जॉन सॉर जो है उनके कुछ रिगिड पॉलिसीज थे और उनकी वजह से कंपनी जो है वो नीचे जा रही थी और मराठा जो है और भी स्ट्रांग हो रही थी। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ले हु कम आफ्टर जॉन सॉर, अब वापस से गवर्नर जनरल आता है वेलेस्ले। जॉन सॉर के बाद चौथा गवर्नर जनरल आता है वेलेस्ले। उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो सबसे ऊपर अपने उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको सबसे ऊपर रखेंगे। फॉर दिस वेलेस्ले इंट्रोड्यूस, उन्होंने क्या किया, सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम बनाया। किसने, वेलेस्ले ने, फोर्थ गवर्नर जनरल ने सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम बनाया और इसमें द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स अडॉप्टेड अंडर दिस, और इस रूल्स में उन्होंने जितने भी स्टेट्स है, जितने भी सिस्टम उन्होंने अपनाए हैं, यहाँ पे आपको बताया जाएगा कौन कौन सा उन्होंने सब्सिडियरी एलियंस बनाए। तो ये रहा, उन्होंने ये सारे रूल्स उन्होंने बनाए थे। The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system. सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम को जो भी अपनाएगा, जो भी स्टेट अपनाएगा, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, एक उनकी आर्मी को ट्रेन करेगी। क्या करेगी, उनकी आर्मी को ट्रेन करेगी, जो भी सब्सिडियरी एलियंस, जो भी स्टेट सब्सिडियरी एलियंस को अपनाएगा। दूसरा क्या था, इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विथ इक्वलिटी इनकम टू द ब्रिटिश। सेकेंड रूल यह था कि जो भी इस सिस्टम को मनाएगा, जो भी इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा, उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, एक आर्मी देगी और उनको ब्रिटिश के जितना ब्रिटिश को मिलता है इनकम उतना ही उस स्टेट को भी मिलेगा। थर्ड था, विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विद अदर स्टेट। तीसरा रूल उन्होंने ये बनाया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी के परमिशन के बिना कोई भी स्टेट से कोई भी वॉर कर नहीं सकता है, कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकता है। चौथा था, देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स इन द स्टेट असेंबली। चौथा रूल ये था कि हर स्टेट में एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स होगा ही होगा। पांचवा उन्होंने रूल्स ये बनाया था कि अदर फॉरेनर्स नॉट बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। कोई भी स्टेट में दूसरे जो विदेशी है, जो भी फॉरेनर्स है, वो उस स्टेट में नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब बात यह आती है कि कौन कौन से स्टेट ने इस रूल को अपना लिया था। तो पहला तो ऐसा स्टेट था निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, स्किंडिया, भोसले और होलकर्स। ये ऐसे स्टेट है जिन्होंने सब्सिडियरी एलियंस को एक्सेप्ट कर लिया था। देन यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है, वेलेस्ले एंड सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम। यहाँ पे सब्सिडियरी एलियंस सिस्टम जिन्होंने अपनाया है। अब दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। ये जो सब्सिडियरी एलियंस था वो एक स्वीट पॉइजन के जैसा था, यानी कि मीठा जहर। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेलेस्ले एनेक्स्ड मैनी प्रोविंस एंड एक्सपांडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तब यहाँ पे जो भी इसमें क्या था, सब्सिडियरी एलियंस को जो भी टीम अपना लेगी उसको इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी करेगी। गवर्नर जनरल वेलेस्ले आस्क्ड, गवर्नर जनरल वेलेस्ले ने भी टीपू सुल्तान से भी पूछा, लेकिन टीपू सुल्तान ने सब्सिडियरी एलियंस को अपनाने से मना कर दिया। टीपू सुल्तान ने सब्सिडियरी एलियंस को नहीं मनाया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों?
क्योंकि अगर वो लोग सब्सिडियरी एलियंस को मना लेते हैं तो उनको पूरी तरह से ब्रिटिश के अंडर जाना पड़ता। और फॉर डिक्लाइनिंग द अलियंस सिस्टम, जिसे ही टीपू सुल्तान ने अलियंस सिस्टम को मना कर दिया, वो नहीं मानना चाहते थे, तो द कंपनी विथ सपोर्ट फ्रॉम द निजाम अटैक्ड मैसूर इन 1799 एडी। जैसे ही टीपू सुल्तान ने मना कर दिया सब्सिडियरी एलियंस को मानने से, तब टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, निजाम से हाथ मिलाकर मैसूर के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। कब? 1799, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर, 3 मैसूर वॉर पहले ही हो चुका था, पहला मराठा वॉर, दूसरा मैसूर वॉर, तीसरा भी मैसूर वॉर। अभी चौथा मैसूर वॉर हुआ टीपू सुल्तान के साथ, जिसमें टीपू सुल्तान की जान चली गई लड़ते लड़ते ब्रिटिशर के साथ। आफ्टर वेलेस्ली हेस्टिंग कम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल, he waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army. अब आफ्टर वेलेस्ली हेस्टिंग, वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग आता है हमारे गवर्नर जनरल में, और उसने क्या किया, नेपाल में युद्ध करके गुरखास को अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लिया। हेस्टिंग फाउट अ बैटल, ये 5वां है गवर्नर जनरल जिसका नाम है हेस्टिंग। अब हेस्टिंग फाउट अ बैटल विद द पिंधरास एंड टूक कंट्रोल ओवर देम। हेस्टिंग ने क्या किया, पिंधरास के साथ भी उन्होंने बैटल किया, युद्ध किया, और पिंधरास को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। विद द थर्ड मराठा वॉर, अभी यहाँ पे तीसरा जो मराठा वॉर हुआ था, द सुप्रीमेसी ऑफ कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। इन कंपेरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिंग इज नॉन एज लिबरल गवर्नर जनरल। अभी यहाँ पे दूसरा गवर्नर जनरल आता है, छठा, जिसका नाम है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग जो है बहुत ही लिबरल गवर्नर जनरल था, मतलब बहुत ही शांत व्यवहार का। बेंटिंग बिलीव्ड दैट this satisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor general could not bring about any unity, so he was very liberal in these deeds. अब जैसे ही विलियम बेंटिंग आए, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम लोग को इंडिया के साथ रहना है तो हमको एक यूनाइटी, यानी कि हमको मिल कर रहना होगा, ठीक है। और वो उसको ये भी पता था कि अब तक के जितने भी गवर्नर जनरल आए होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, सारे स्टेट्स को अपनी अपनी पॉलिसी मनवाई होगी। लेकिन यहाँ पे विलियम बेंटिंग ने क्या किया, वो ऐसा मानते थे, वो जो भी पॉलिसी बनाएंगे, जो भी स्टेट को मानना हो या ना मानना हो तो ठीक है, नहीं मानना हो तो भी ठीक है। डलहौसी, अब विलियम बेंटिंग के बाद ये 7 में आए जिनका नाम था डलहौसी। डलहौसी हमारे भारत में आए गवर्नर जनरल 1848 एडी में। कब आए? 1848 एडी में गवर्नर जनरल डलहौसी आए, और ही वॉज अ फायर्स इम्पेरियलिस्ट। डलहौसी ने भी एक पॉलिसी अपनाई जिनका नाम था एनेक्सेशन, डलहौसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर द एक्सपांशन ऑफ कंपनी एंड ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया। अब ये रहा डलहौसी का पॉलिसी। सबसे पहला उन्होंने बनाया था एनेक्सेशन बाय वॉर। कोई भी स्टेट में वॉर यानी युद्ध करके जीत लो, ठीक है, युद्ध करके जीत लो कोई भी स्टेट को। पंजाब और पेगू, ये 2 स्टेट ऐसे थे जिसको ब्रिटिशर ने युद्ध करके जीता था। अब अनेक्सेशन ड्यू टू द किंग डाइंग विदाउट हेयर। दूसरा रूल उन्होंने ये बनाया, जिस स्टेट में राजा यानी कि राजा मर गया हो और उसकी कोई भी संतान ना हो, उस स्टेट को अपने अंडर ले लेना। और ऐसी कौन कौन सी स्टेट थी? तो ऐसी थी सातारा, जैतपुर, संबालपुर, उदयपुर, झांसी, भगत और नागपुर, ठीक है। अब तीसरा उन्होंने ये बताया कि अनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट। तीसरा उनका ये था कि कोई भी स्टेट में ऐसा बता देना कि तुम्हारे स्टेट में मिसमैनेजमेंट है, यानी कि अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया है। और ऐसा कौन सा स्टेट था? अवध। चौथा पॉलिसी उन्होंने ये बताई कि अनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट बाय डेबिट कलेक्शन। डेबिट कलेक्शन का बहाना देकर उस स्टेट को अपने अंडर ले लेना। और वह ऐसा कौन सा था? निजाम प्रोविंस। अब 5वां आता है, 5वां रूल उनका ये था कि एनेक्सेशन टू एंटर नेम सेक, यानी कि नाम बदलना, किसी भी स्टेट का नाम बदलने के बहाने पे उसको अपने अंडर ले लेना। और ऐसे 2 स्टेट थे, पहला था कर्नाटका और दूसरा था तंजौर। Besides being an imperialist, Dalhousie was also a reformist. The first railway, अब ऐसा तो था नहीं कि ब्रिटिशर ने पूरा बुराई काम किया है, कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए थे। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, पहला रेलवे लाइन जो है हमारे भारत में मुंबई से थाने 1853 में हुआ। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट की थी। वेर ऑल
इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जब डलहौसी आया तो उसने क्या किया, रेलवे जो फर्स्ट रेलवे स्टेशन है, फर्स्ट रेलवे लाइन उन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन यानी स्कूलें बनवा दी। तो वे आर ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज। उन्होंने क्या किया, एक लॉ भी पास किया चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज को बैन करने के लिए। चाइल्ड मैरिज मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उनकी शादी हो जाती है, तो ये उन्होंने बैन कर दिया, यानी कि ये उन्होंने मना कर दिया। और दूसरा था विडो रीमैरिज की विधवाओं की वापस से शादी होना, ये भी उन्होंने वापस स्टार्ट करवा दिया। विदिन 100 ईयर्स, 100 सालों में बैटल ऑफ प्लासी, फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी से 757 से ब्रिटिश रूल एंड द एम्परर बोथ एक्सपांडेड, बहुत चला। बट इन द प्रोसेस दे हैड टू फेस दिस डिससेटिस्फिकेशन। उन्होंने अपना रूल को एक्सपांड भी किया, बट कुछ ऐसे भी प्रोसेस हुए जिससे उनको बहुत ही डिससेटिस्फिकेशन हुआ, मतलब उनको थोड़ा सा डिससेटिस्फिकेशन लगने लगा ऑफ द इंडियन स्टेट्स में। एंड दिस वाज मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 AD। क्योंकि पहला जो वॉर हुआ था, उन्होंने इंडिपेंडेंस आज़ादी के लिए 1857 में, इसलिए उनको थोड़ा मिसमैनेजमेंट यानी कि थोड़ा डिससेटिस्फिकेशन लग रहा था। अब आता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कंपनी के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। अगर आपको हमारे पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलकर से मैं जय हिंद जय भारत।